Hello everyone. Now today we will discuss about descriptive statistics with pandas. Okay. Till now we have seen about the data frame, how to create data frame using dictionary, using list and using existing data frame. Okay, we all know about the data frames. Now statistics. Statistics, as we all know, it is a branch of mathematics. मैथ्स का ही एक ब्रांच है स्टैटिस्टिक, जिसमें हम लोग डेटा एनालिसिस करते हैं. Different kinds of mean, average value, median, mode, variance, covariance, correlation, many different types of terms you will study further. ओके तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, यही स्टैटिस्टिकल फंक्शंस कुछ यूज करेंगे हम, जो हमारे यहाँ पाइथन पांडाज में अवेलेबल है. उनका यूज कैसे होता है, इसका मतलब क्या है, ठीक है, कैसे एनालिसिस होती है. जैसे हमारे पास कुछ अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस वी हैव सम फंक्शंस हियर, स्टैटिस्टिकल फंक्शन जैसे मीन फॉर फाइंडिंग द मिनिमम वैल्यू फॉर ए गिवन सेट ऑफ वैल्यू. दैट मीन्स कि मोर देन वन वैल्यू विल बी अवेलेबल और उसमें आपको मीन निकालना, यानी कि मिनिमम वैल्यू कौन सा है. सिमिलरली मैक्सिमम वैल्यू कौन सा हो पर्टिकुलर सेट के लिए. फिर मीन, MEAN मीन हो गया, एवरेज भी इसको कह सकते हैं, एवरेज निकालना. दैट मीन्स कि टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज सबको सम कर लेंगे डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर, कितने एलिमेंट्स हैं उसमें. तो ये हमारा एवरेज जो होता है वो हमारा क्या है, स्टैटिस्टिक्स में इसको मीन कहते हैं. मीडियन होता है मिडिल वैल्यू ऑफ अ डेटा सेट. कोई पर्टिकुलर डेटा सेट है 10 या 20, उसमें एलिमेंट्स है, उसका मिडिल वैल्यू कौन सा है, ठीक है, यानी कि सेंटर में वैल्यू कौन सा है हमारे पास. मोड होता है किसी एक पार्टिकुलर वैल्यू को उस पार्टिकुलर डेटा सेट के अंदर कोई एक पार्टिकुलर वैल्यू कितनी बार आया है, मोस्ट फ्रिक्वेंटली जो सबसे ज्यादा बार आया है वो उस पार्टिकुलर डेटा सेट का मोड हो गया. काउंट होगा आपको काउंटिंग करने के लिए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए रो और इन ए कॉलम यू कैन से. सम होगा फॉर एडिंग. एंड क्वांटाइल, क्वांटाइल फिर हम लोग निकालेंगे यहाँ पे 25 पे, 0.25 पे, 25%, 50% और 75%. ओके, इसको हम लोग आगे एलैबोरेट करके भी पढ़ेंगे. अभी फिलहाल ये सारे फंक्शंस हमने डिस्कस किया है यहाँ पे इस वीडियो में अभी. और इसके अलावा जैसे ही हमारे फंक्शंस ये कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद दीज ऑल फंक्शंस विल बी एप्लीकेबल ऑन सिंगल कॉलम. वी विल शो यू हाउ टू अप्लाई ऑन सिंगल कॉलम, ऑन मल्टीपल कॉलम, on single row, on a range of row or on a particular subset of a data frame. These topics will be discussed here. Let's start. Let's see first what data frame we have already created. ये मैं अब दिखा दूँ ये डेटा फ्रेम जो हमारे पास पहले से ऑलरेडी अवेलेबल है और उसी डेटा फ्रेम पे हम लोग ये सारे ऑपरेशंस परफॉर्म करने वाले हैं. Now this is our data frame जिसमें हमने एक डिक्शनरी लिया है, ठीक है. ईयर 2015, ईयर 2016 और 17 ये डिक्शनरी है. एज यू कैन सी की एंड वैल्यू. और इस डिक्शनरी को ही हमने, ये जो 3 डिक्शनरी हमारे पास अवेलेबल है, इन डिक्शनरी को हमने कहाँ पे भेज दिया, एक और डिक्शनरी के अंदर एक और डिक्शनरी हमने बनाया. 2D डिक्शनरी है यहाँ पे, 2 डायमेंशनल डिक्शनरी है. और ये पार्टिकुलर 2 डायमेंशनल डिक्शनरी सेल्स, इसका यूज करके हमने एक डेटा फ्रेम बना लिया by using the function data frame. pd dot data frame का यूज करके हमने बनाया. हम लोग को पता भी है डेटा फ्रेम कैसे बनाते हैं. कैसे बनाते हैं यहाँ मैटर नहीं है, हमारे पास डेटा फ्रेम क्या अवेलेबल है वो अभी हम लोग देख लेते हैं, कैसा हमारा डेटा फ्रेम दिख रहा है. उसके बाद उसी पे हम लोग पर्टिकुलर फंक्शंस जितने भी अभी मैंने बताए हैं, दिखाए हैं, वो सारे फंक्शन हम लोग 1 by 1 परफॉर्म करेंगे और उसका आउटपुट देखेंगे कि कैसे वो निकलता है. ओके, लेट्स स्टार्ट. हाँ, दिस इज आवर डेटा फ्रेम. सो इसको माइंड में सेटअप कर लीजिए कि इसी डेटा फ्रेम पे हम लोग अभी सारे स्टैटिस्टिकल फंक्शंस अप्लाई करने वाले हैं. वन मोर थिंग मैं रिकॉल करा दूं, जब हम लोग एक्सिस इक्वल टू 0 की बात करेंगे, दैट मीन्स कि हम लोग वर्टिकल पोजीशन की बात करेंगे. डेटा फ्रेम में आपको पता होगा कि लेफ्ट साइड में ये जो रो नंबर्स होते हैं इसको इंडेक्सेस कहा जाता है. जैसे कि यहाँ पे हमारे पास इंडेक्स क्या है, Q1, Q2, Q3 एंड Q4. दीज आर कॉल्ड इंडेक्सेस हियर. डेटा फ्रेम में इसको इंडेक्सेस हम लोग कहते हैं, ठीक है. तो ये जो रो इस साइड से यानी कि वर्टिकली ये जो पार्टिकुलर ये वर्टिकल अगर हम लोग देखें तो ये हमारा एक्सिस इक्वल टू 0 है. यानी कि एक्सिस इक्वल टू 0 की जब बात करेंगे तो हमें एक मिनट
ये पार्टिकुलर 2000 जैसे 16, ये तो यहाँ से यहाँ तक ये 2016, ये हमारा क्या हो गया, कॉलम वाइज डेटा, ये कॉलम हो गया, ठीक है, ये कॉलम हो गया, ये हमारा कॉलम हो गया। तो यहाँ पे ये हमारे कॉलम हेडिंग्स हो गए, इनको कॉलम कहा जाता है, ठीक है, और इनको क्या कहा जाता है, इंडेक्सेस कहा जाता है। डेटा फ्रेम के केस में हम लोग यही बोलते हैं। तो जब हम x इक्वल टू 0 की बात करेंगे, दैट मीन्स कि हम लोग यहाँ कॉलम वाइज डेटा की बात करेंगे, ठीक है, इस पार्टिकुलर कॉलम में, ठीक है। जैसे अगर हमें मीन निकालना हो 2015 के लिए, तो ये 120, 200, 200, 300, इस पार्टिकुलर कॉलम का जो मिनिमम वैल्यू होगा वो हमारा 2015 के लिए मीन हो गया, है ना, यानी कि कॉलम वाइज डेटा। तो बाय डिफॉल्ट एक्सिस इक्वल टू 0 पे डेटा फ्रेम वर्क करेगा, ठीक है। और यही जब हम लोग एक्सिस इक्वल टू 1 की बात करेंगे, ठीक है, इसको कहेंगे हम लोग इंडेक्स वाइज। तो क्वार्टर 1 के लिए मीन वैल्यू क्या है हमारे पास, 120, यानी कि इस पार्टिकुलर रो में जो स्मॉलेस्ट वैल्यू हो गया उसका मीन हो गया। मैं जस्ट एक रिकॉल करा दे रही हूँ कि यहाँ पे हमें ये जो हमारा रो का लेबल है इसे यहाँ पे इंडेक्सेस कहा जाता है डेटा फ्रेम में, और ये जो कॉलम के हेडिंग है इनको कॉलम्स कहा जाता है। क्योंकि एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे कि कॉलम वाइज आप उनको मीन निकाल के दिखाइए या फिर इंडेक्स वाइज मीन निकालिए। तो हमें पता होना चाहिए कि हमें क्या करना है, एक्सिस इक्वल टू 0 यूज करना है या एक्सिस इक्वल टू 1 यूज करना है, क्या यूज करना है। तो ये हमारा पार्टिकुलर डेटा फ्रेम, इसी के ऊपर अभी हम लोग फंक्शन परफॉर्म करेंगे। लेट्स स्टार्ट वन बाय वन। तो सबसे पहले हम एक फंक्शन ले रहे हैं, मीन फंक्शन, ओके। ठीक है, अब ये देखिए मीन फंक्शन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, DTF इज द नेम ऑफ डेटा फ्रेम डॉट मीन। मीन फंक्शन सिंपली हमें क्या करना है, मीन फंक्शन को यहाँ पे दे रहा है और इसको कॉल कर लेना है DTF नेम ऑफ द डेटा फ्रेम के साथ। वी हैव नॉट प्रोवाइडिंग एनी एक्सेस हियर, है ना, यहाँ हमने कुछ भी नहीं दिया, ब्लैंक रखा है, ठीक है, ब्लैंक रखा है, इसका मतलब ये एक्सिस इक्वल टू 0 पे वर्क करेगा, एक्सिस इक्वल टू 0 पे वर्क करेगा, यानी कि कॉलम वाइज ये हमको वैल्यू कैलकुलेट करेगा। इसलिए मैंने यहाँ कमेंट में भी दे दिया, बाय डिफॉल्ट एक्सिस इक्वल टू 0, दैट मीन्स कॉलम वाइज डेटा और वर्टिकल डेटा। इसमें यानी कि मीन हमको कहाँ पे मिलने वाला है, यानी कि जो हमारा कॉलम बना था 2015 का, 16 का और 17 का, यानी कि 2015 के कॉलम में स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सा है वो हमें यहाँ मिलने वाला है, ठीक है। सिमिलरली हमने यहाँ पे क्या दिया, एक्सिस इक्वल्स 1 दिया, दैट मीन्स कि इंडेक्स वाइज यानी कि हॉरिजेंटली रो वाइज हमें उस पार्टिकुलर अब क्वार्टर में देखना होगा। इंडेक्सेस में लेवल हमारे पास क्या है, क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3 और क्वार्टर 4, यानी कि क्वार्टर 1 में ये, ठीक है, उसका लोएस्ट मिनिमम वैल्यू क्या है, ठीक है। हमने यहाँ कोई कॉलम का नाम नहीं दिया है, कोई पार्टिकुलर रो के लिए फिक्स नहीं किया है, किसी पार्टिकुलर कॉलम के लिए फिक्स नहीं किया है, ये इसलिए ये टोटल डेटा फ्रेम पे ये वर्क करेगा, ओके। दिस विल कैलकुलेट मीन फॉर एवरी कॉलम्स, यानी कि 2016 के लिए, 2015 के लिए एंड 2017, ठीक है, तीनों के लिए वैल्यू कैलकुलेट करेगा। और दिस विल कैलकुलेट वैल्यू फॉर एवरी क्वार्टर, यानी कि क्वार्टर 1 के लिए, क्वार्टर 2 के लिए, क्वार्टर 3 के लिए, क्वार्टर 4 के लिए, यानी कि होल डेटा फ्रेम पे हम ये अभी वर्क कर रहे हैं। तो अभी हम सारे फंक्शंस होल डेटा फ्रेम पे करेंगे, उसके बाद हम लोग अप्लाई करेंगे फंक्शंस को रो वाइज, जैसे मैंने डिस्क्राइब किया था, बताया था। नाउ लास्ट वाले में आप देख लीजिए, यहाँ दिया हुआ स्कीप एन, एन होता है नॉट अवेलेबल वैल्यूज। अगर आप लिख दिए स्कीप एन इक्वल्स ट्रू, जैसे कि हमने देखा डेटा फ्रेम में कभी कभी वैल्यू नहीं होते हैं तो नॉन लिखा होता है। अगर आप चाहते हैं कि वो वैल्यू इंक्लूड ना हो, जैसे कोई भी फंक्शन, स्टैटिस्टिकल फंक्शन ऑपरेट करने के लिए, उस पर कैलकुलेट करने के लिए, अगर आप चाहते हैं कि उसको हम लोग काउंट ना करें तो यहाँ पे स्कीप एन को ट्रू देना होता है, ठीक है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि डेटा फ्रेम के अंदर जो वैल्यूज है वो हमें कुछ कैरेक्टर्स टाइप के मिलते हैं, स्ट्रिंग टाइप के, तो स्ट्रिंग टाइप का और फिर नंबर्स टाइप के डेटा दोनों का मिक्स यूज तो हम लोग नहीं देखते हैं कि कोई एनालिसिस में वैसा कुछ मिक्स यूज हो, तो जनरली हम लोग नंबर्स को ही यूज करते हैं। तो यहाँ पे एक पैरामीटर है न्यूमेरिक ओनली, ये अगर आप ट्रू रखिएगा तो जितने भी नंबर्स अवेलेबल, जितने भी वैल्यूज होंगे जो नंबर टाइप के होंगे, उसी पे वो डेटा फ्रेम के उसी सारे वैल्यूज को कंसीडर करके ये काम होगा, है ना। तो ये दोनों आप चाहे तो दे भी सकते हैं या फिर नहीं भी दे सकते हैं। तो बाय डिफॉल्ट ये स्कीप एनी ट्रू रहता है और न्यूमेरिक ओनली ट्रू रहता है, ठीक है। तो ये सब के लिए होगा, जैसे यहाँ पे मीन फंक्शन है, फिर मैक्स फंक्शन, काउंट, जो भी फंक्शन लेंगे ये दोनों पैरामीटर ये सब के लिए वैलिड है, इसी तरह का पैरामीटर आएगा। तो पहले इसका एक हम लोग आउटपुट देख लेते हैं, इसको रन कराते हैं, उसके बाद मैं इसको समझा देती हूँ।
अब देखिए ये हमारा डेटा फ्रेम क्योंकि हमने इसे प्रिंट कराया था। अब इस पार्टिकुलर डेटा फ्रेम पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे। हमने क्या दिया dtf.mean, ये बाय डिफॉल्ट हमें किस पे वर्क करेगा, कॉलम वाइज वर्क करेगा, है ना, x इक्वल टू यानी कि 2015 के लिए। अब आप देखिए इस पार्टिकुलर डेटा फ्रेम पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए, यहाँ पे 2015 वाले रो में सबसे स्मॉल वैल्यू कौन सा है, 120 है ना, ये 120। तो देखिए आउटपुट में क्या आ गया, 120 आ गया। अब इस पार्टिकुलर 2016 कॉलम में देखिए इसमें स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है, 140 है, तो 140 आ गया। और ये लास्ट वाले 2017 में स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है, मिनिमम वैल्यू, दैट इज 100। दैट्स वाई ये पहला यहाँ से यहाँ तक ये जो आउटपुट है ये हमारे ये फर्स्ट स्टेटमेंट, ये जो फर्स्ट प्रिंट dtf.mean लिखा है हमने, इसका ये आउटपुट है ना। लेट्स सी द अदर आउटपुट। अदर आउटपुट में जैसे हमने x इक्वल टू 1 दे दिया यानी कि क्वार्टर 1 के लिए, तो इस क्वार्टर Q2R1 में देखिए इस पार्टिकुलर रो में स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है, 120 है। देखिए यहाँ पे 120 आउटपुट में आ गया। क्वार्टर 2 में कौन सा स्मॉलेस्ट है, 170 है, तो 170 आ गया। सिमिलरली 3 में 200 और 4 में हमारे पास 100 है, तो 200 और 400। दैट मीन्स कि यहाँ से यहाँ तक ये आउटपुट हमारा सेकेंड प्रिंट स्टेटमेंट का है ना। और फाइनली जो मैंने लास्ट में दिया था मीन, ये जो बाय डिफॉल्ट हुआ x इज इक्वल टू 0 पे, इसलिए ये इसका सेम आउटपुट वही आएगा जो ऊपर में भी इसका आउटपुट आया है। जैसे देखिए यहाँ पे ना, ये आउटपुट, ये वाला आउटपुट और फिर ये वाला आउटपुट दोनों सेम ही है। तो इस तरह से हमारा मिनिमम फंक्शन वर्क कर रहा है डेटा फ्रेम पे। मेन याद रखने वाली बात ये है कि आपको आएगा एग्जाम में कॉलम वाइज, जैसे ही कॉलम वाइज आएगा तो आपको क्या कर देना है, कॉलम वाइज है तो x इक्वल टू 0 मेंशन कर देना, या फिर आप नहीं भी मेंशन करें सिर्फ आप ब्रैकेट दे दें तो आपका हो जाएगा, कॉलम वाइज के लिए स्टेटमेंट हो जाएगा। सिंटेक्स आता है लिखने को, है ना। या फिर अगर दिया हुआ तो उसका आउटपुट आप इस तरह आउटपुट बना सकते हैं। या फिर अब आपको जैसे मान लीजिए आ गया रो वाइज आपको दिखाना है डेटा, तो आप रो वाइज के लिए सिंटेक्स फॉलो करेंगे, x इक्वल टू 1 को लिखेंगे तब ये होगा। और अगर आउटपुट के लिए आएगा तो आपको थोड़े से कैलकुलेशंस करने होंगे, जैसे मीन निकालना, मिनिमम निकालना, तो आप देखना होगा, आपको थोड़ा सा ऑब्जर्व करना होगा कि हाँ भाई मिनिमम वैल्यू कौन सा है, क्योंकि आउटपुट भी आता है। ये हमारा मीन हो गया। तो मैं एक बात बता दूं, जैसे ये मीन फंक्शन वर्क करता सेम यही फंक्शन वर्क करेगा मैक्स के लिए भी, इसका यही है। ऐसा नहीं है जैसे मिनिमम था तो मीन का वैल्यू निकाल रहा था, यहाँ मैक्स लिखा हुआ तो मैक्स का, ठीक है। तो मैक्स भी सेम वही है, इसलिए मैं अभी मैक्स को नहीं बताती हूँ, ठीक है ना। एवरेज वैल्यू पे हम लोग चलते हैं, ठीक है। जब डेटा फ्रेम में हमारे पास क्या हो, एवरेज वैल्यू पे हम लोग चलते हैं। ये हमारा डेटा फ्रेम हो गया। अब हम चाह रहे, देखिए यहाँ पे, यानी कि x इज इक्वल टू 0 पे इसका हमको मीन चाहिए, यानी कि एवरेज ऑफ दैट पार्टिकुलर कॉलम, यानी कि 2016 में जितने भी डेटा अवेलेबल थे उसका मीन क्या है। तो मीन हमारा एवरेज होता है नॉर्मल। अगर आउटपुट के लिए एग्जाम में आता है तो आप सबको सारे नंबर्स को जोड़ेंगे और उसको टोटल नंबर ऑफ जो डेटा अवेलेबल है उससे डिवाइड कर देंगे। इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। एक काम करते हैं, मैं अभी आपको एक दिखाती हूँ, और ये x इक्वल टू 1 पे दिया हुआ है, इसको रन करा देती हूँ। उसके बाद डेटा का मीन वैल्यू, जैसे एवरेज, जैसे कभी कभी हम लोग एवरेज और परसेंटेज मार्क्स भी निकालते हैं, क्या करते हैं 5 सब्जेक्ट्स के मार्क्स को ऐड कर देते हैं और 5 से डिवाइड कर देते हैं। सेम यही काम यहाँ भी करना है। मीन निकालना है हमें, पर्टिकुलर कॉलम के लिए निकालना है, तो उस कॉलम के अंदर जो भी डेटा रहेंगे और जितने डेटा रहेंगे उसे डिवाइड कर देना है हमें। जैसे देखिए ये हमारा हो गया, ठीक है। इसमें देखिए 2015 में हमारे पास क्या 4 डेटा अवेलेबल है, 120, 200, 200 और 300। तो इसको हमको क्या करना होगा, मीन निकालना होगा। अगर 2015 के लिए हमको मीन निकालना है, ये जो मीन वैल्यू आया 205, ये क्यों आया, इसलिए आया क्योंकि जब आप इस पर्टिकुलर कॉलम को जोड़ेंगे तो देखिए 300, 200, 500 प्लस 200, 700 और ये हो गया 820। तो 820 को जब आप डिवाइड करिएगा 4 से, ठीक है, 820 को आप डिवाइड कीजिए 4 से तो आपको वैल्यू आ जाएगा 205। तो एवरेज वैल्यू हमने निकाला यहाँ। सिमिलरली हम लोगों ने क्या किया, इसको 2016 के लिए चारों को सम किया, सम करने के बाद हम लोग 4 से डिवाइड कर दिए तो 227 आ गया। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि हमारा इस डेटा फ्रेम पे मीन यानी कि एवरेज वैल्यू निकालना है तो क्या करना होता है, सारे को सम करके उतने ही नंबर से डिवाइड कर देने होते हैं। जैसे 4 से डिवाइड कीजिए, इसको सम किए, 4 से डिवाइड किए, इसको सम किए, 4 से डिवाइड किए, तो हम आपको आउटपुट में ये डेटा शो करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा, ठीक है।
अब देखिए सेम यही काम जब हम लोग इधर 2015 के लिए किए, वही काम हमारा Q1 के लिए होगा जब x इक्वल टू 1 देंगे तो Q1 वाले रो पे क्या है 150, 140 और 120, इस सबको ऐड करिए। देखिए 300 हो गया और इधर हो गया 110, 300 और 110 कितना हो गया 410। तो 410 को जब आप 3 से डिवाइड कीजिएगा, क्योंकि इधर हमारे पास वैल्यूज क्या है 410 डिवाइडेड बाई 3, आपको आ गया 136.666, ये डेटा आ गया है ना। तो यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने थे 3 थे, इसलिए 3 आ गया। तो उसी तरह Q1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए होल डेटा फ्रेम का ये पूरा आउटपुट मीन का आ जाएगा। ठीक है, तो मीन भी क्लियर हो गया। आपको मीन कैसे निकालेंगे, ये मिनिमम पता ही है, मैक्सिमम कैसे निकालना वो पता है, मीन पता चल गया। आप कैसे निकालेंगे, मीडियन पे आते हैं हम लोग। मीडियन निकालने के लिए आप लोग को, मीडियन होता है एक्चुअली मिडिल वैल्यू। ओके, अभी मैं इसका आउटपुट दिखा देती हूँ, उसके बाद समझाती हूँ मीडियन एक्चुअली कैलकुलेट कैसे होता है। और हमारे पास अभी दोनों केस है यहाँ पे। मीडियन जब अगर ऑड नंबर में रहेगा तो अभी मैं दिखाती हूँ डेटा फ्रेम को सामने लेकर, ज्यादा आसानी उससे समझ में आएगा। जैसे देखिए ये हमारा डेटा फ्रेम हो गया। अब हमें मीडियन निकालना है, यानी कि मिडिल वैल्यू। तो 2015 के केस में 2015 वाले कॉलम पे कॉन्सेंट्रेट किए, इसमें मिडिल वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो डेटा फ्रेम है तो जरूरी नहीं हमारा डेटा अरेंज्ड वे में हो, स्कैटर्ड रहेगा, कहीं बड़ा डेटा, कहीं जैसे यहाँ 120 है, यहाँ 300, ये वाला डेटा तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है। ठीक है, यहाँ ये देखिए 2016 में देखिए 140 के बाद 170 तो ठीक है, यहाँ 400 बड़ा नंबर पहले आ गया, फिर 200 बाद में आ गया। तो मीडियन निकालने के लिए हमें फर्स्ट चीज ये ध्यान रखनी है कि जिस भी रो के लिए या कॉलम के लिए, जैसे अभी हम पर्टिकुलर कॉलम के लिए निकाल रहे हैं, तो कॉलम के लिए निकालेंगे तो वो डेटा अरेंज्ड वे में हो, असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, तो जैसे देखिए 2015 के लिए हमारा असेंडिंग ऑर्डर में है, और उसके बाद जो मिडिल वैल्यू वो हम निकालें। तो मिडिल वैल्यू इसमें क्या है, क्योंकि यहाँ तो 4 डेटा है 1 2 3 4, अगर 5 रहता तो बीच वाला सेंटर वाला जो वैल्यू है वो हमारा मीडियन हो जाता, लेकिन यहाँ 5 वैल्यू नहीं, यहाँ 4 वैल्यू। जब ऐसा अगर केस आएगा तो आपको क्या करना है, सेंटर के जो 2 एलिमेंट है उसको सम करके 2 से डिवाइड कर दो। सेंटर के एलिमेंट्स क्या है हमारे पास 200 और 200, 200 को सम किए 400 एंड डिवाइडेड बाई 2 दैट इज इक्वल टू 200। तो इसका मीडियन क्या हो जाएगा 200 हो जाएगा। अब इस केस में देखिए, इस केस में हमारे पास जब इसको हम अरेंज करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में तो क्या बनेगा 140, 170, उसके बाद 200 आएगा, तब आएगा 400। तो सेंटर में यहाँ पे क्या हो जाएगा 170 प्लस 200, तो 170 और प्लस 200 किए तो 370, और 370 को जब 2 से डिवाइड कीजिएगा तो आपको 185 आएगा। कहने का मतलब ये है जब मीडियन हमें निकालने को बोला जाए, अगर इसका आउटपुट आता है, सिंटेक्स लिखना है तो बहुत इजी है, आराम से हम लोग एक्सिस 1 और एक्सिस 0 पे लिख सकते हैं। कोडिंग के लिए जो सिंटेक्स आया तो वो भी 1 मार्क में आएगा, और कभी कभी आउटपुट आता है तो आउटपुट के केस में हमें ध्यान रखना है कि हमें मीडियन निकालने आना चाहिए। तो मीडियन के केस में क्या करेंगे, हम लोग डेटा को पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, उसके बाद सेंटर के, अगर ये देखिए इसका संख्या कितना 1 2 3 4 ही डेटा है, तो हमारे यहाँ सेंटर का तो नंबर मिलेगा नहीं, मिडिल नंबर, तो हम लोग क्या करेंगे बीच वाले दोनों नंबर को जोड़कर 2 से डिवाइड कर लेंगे। तो देखिए इस केस में 2015 के लिए 200 आ गया, 16 के लिए यहाँ पे आ गया 185। अब इसमें देखिए 150 है, फिर 180 है, फिर 100 नीचे चलेगा, तो सबसे ऊपर यहाँ यानी कि यहाँ क्या आना चाहिए, जब इसको अरेंज करेंगे तो 100 आएगा, 100 150 फिर 180 फिर 300, यानी कि 150 और 180 को सम करके 2 से डिवाइड करें, ये आ जाएगा 165। तो इस तरह से कॉलम वाइज मीन निकल गया। और अगर ये तो इवन में था इसलिए थोड़ी परेशानी हुई, ऑड रहेगा तो बहुत इजी रहेगा, सिर्फ अरेंज करना है और आपको देख लेना है। जैसे देखिए यहाँ पे Q1 के लिए हमारे पास डेटा क्या है 120, 140, 150, ये 3 एलिमेंट्स है, 3 ही डेटा है और तीनों के असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है। तो ये जो सेंटर वाला है बीच वाला एलिमेंट 140, इसका 140 मीडियन हो गया। यहाँ देखिए 200, 170, 180, इसको जब अरेंज करेंगे तो क्या बनेगा 170 बनेगा, फिर 180 बनेगा, फिर 200, तो 180 बीच में है, तो सेंटर एलिमेंट 180 है तो 180 हो गया। ठीक है, जैसे 3 हुए या फिर 5 रहेंगे डेटा तो आपको आसानी होगी, 5 होगा तो थर्ड वाला एलिमेंट आपका मीडियन है, 7 है तो आपका फिफ्थ, वो उसी तरह से फिफ्थ वाला एलिमेंट आपका ये बन जाएगा। जो भी आपका सीक्वेंस में है आप वैसे बीच
बीच वाला एलिमेंट आप आराम से निकाल कर मीडियन कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना होगा कि ऑड नंबर में है या फिर इवन नंबर में है। ओके, नाउ आफ्टर मीडियन हम लोग को देखना है मोड। मोड में जैसा कि मैंने बताया, मोड होता है वो वैल्यू जो बार बार रिपीट होता है ना। अगर उस कॉलम में बार बार रिपीटेड वैल्यू आते हैं, जैसे कि हमारा जो डेटा फ्रेम है इसमें रिपीटेड तो 1-2 जगह ही है, अगर वो रिपीटेड वैल्यू मिल जाएगा तो वो पर्टिकुलर वैल्यू शो करेगा और बाकी प्लेसेस पे नाम शो होगा। अदरवाइज मान लीजिए किसी कॉलम या किसी रो में रिपीटेड वैल्यू है ही नहीं, तो फिर पूरा डेटा आएगा। जैसे देखिए इस पर्टिकुलर डेटा फ्रेम में अगर हम लोग देखें तो 2015 के लिए 200 है जो 2 बार आया है, यानी कि रिपीटेड वैल्यू है, इसलिए इसका 200 मोड हो गया। लेकिन ये वाले 2016 में एक भी डेटा ऐसा नहीं जो बार बार रिपीट हुआ हो, इसलिए इसके चारों डेटा दिखलाएंगे आउटपुट में। 2017 में भी यही है, चारों डेटा आपको दिखाया जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ कोई भी रिपीट नहीं हुआ। जब रिपीट होता है, जैसे इस केस में देख लीजिए 2015 में रिपीट हुआ है 200, इसलिए ये 200 इसका मोड है। अदरवाइज देखिए क्या है, बाकी सब में नाम दिया हुआ। तो इस तरह से हमें आउटपुट शो करना पड़ेगा। सिमिलरली जब हमने यहाँ इंडेक्स इक्वल टू 1 पे जब मोड को निकाला तो हमारा देखिए Q1 के लिए कोई भी रिपीटेड नहीं है, इसलिए सारा डेटा दिखाएगा। जब रिपीटेड नहीं मिलेगा आपको तो मोड में वही वैल्यू हो जाएंगे। ये आपका मोड हो गया। नाउ लेट्स सी द काउंट फंक्शन। काउंट फंक्शन क्या करेगा? नंबर ऑफ वैल्यूज जो भी उस पर्टिकुलर रो और कॉलम के लिए डेटा फ्रेम में अवेलेबल रहेंगे उनको काउंट कर देगा। ये सिंपली काउंट करता है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। जैसे काउंट में अगर x इज इक्वल टू 0 के लिए काउंट करेगा तो कितने वैल्यू अवेलेबल हैं। ओके, 1 मिनट। तो देखिए तो काउंट क्या किया, ये हमारा डेटा फ्रेम हो गया। अब x इज इक्वल टू 0 यानी कि 2015 वाले रो कॉलम में, तो 2015 में कितने वैल्यू है हमारे पास? 4 है। 2016 में भी 4 है, 2017 में भी 4 है, इसलिए सबका वैल्यू क्या आ गया? 4 आ गया। और जब हम लोग x इज इक्वल टू 1 के लिए करेंगे तो रो वाइज देख लिया कि ये हाँ भाई इसमें कितना वैल्यू है? 3 है, इसमें 3 है, सब में 3 है। सेम काउंट यहाँ पे दे देगा। जैसे सपोज मान लीजिए हम यहाँ पे एक चेंज कर देते हैं, ये 100 की जगह सपोज हम यहाँ पे नाम दे देते हैं। ओके, डेटा फ्रेम में, तो वहां का वैल्यू क्या होगा? 1 चेंज हो जाएगा, है ना। जैसे सपोज हम यहाँ पे हम लोग जैसे हमने यहाँ पे नाम दे दिया तो डायरेक्ट नाम नहीं, यहाँ पे np डॉट नाम देना होता है। ठीक है, सिंटैक्स ध्यान रखेंगे। अब हम लोग ध्यान रखिए हमारा क्या है, 2017 का लास्ट वाला डेटा नान है, यानी कि नॉट अवेलेबल वैल्यू है, यानी कि उसको काउंट हमें काउंट फंक्शन क्या करेगा? उसको काउंट नहीं करेगा। उस केस में देखिए मैं जस्ट काउंट फंक्शन दिखला रही हूँ कैसे वर्क करता है। तो ये हमारा डेटा फ्रेम हो गया। अब यहाँ देखिए 2017 के अंदर ये जो हमारा पहले अर्लियर आउटपुट में क्या आया था? 444 था, तो ये देखिए ये 3 बन गया क्योंकि यहाँ एक वैल्यू अवेलेबल नहीं है। काउंट फंक्शन यही करता है, नॉन अवेलेबल नहीं है, नॉट अवेलेबल वैल्यू को वो काउंट नहीं करता। और इधर से देखिए Q4 के लिए हमारे पास 1 और 2 अवेलेबल है, जो पहले 3 आ रहा था आउटपुट, है ना। इस तरह से ये काउंट फंक्शन वर्क करता है। Now let's see the sum function. Okay, sum function अब हम लोग देख लेते हैं। इसको कमेंट में डाल देते हैं sum function। अब इस पर्टिकुलर इस पे ध्यान दीजिए, हमको अब sum function को करवाना है। sum function को रन करवा लेते हैं। sum function सिमिलरली क्या करेगा? कॉलम वाइज वो सारे सम को दे देगा, है ना। when x is equal to 0, तो जब x is equal to 1 रहेगा तो हमारा रो वाइज सारा सम आ जाएगा, यानी कि इंडेक्स वाइज जिसे हम लोग कहते हैं। जैसे 2015 के लिए, ठीक है, तो 2015 के लिए इसको सम हम लोग करेंगे तो हमने किया ही था थोड़ी देर पहले। कितना हो गया? 322, यानी कि 700 प्लस 120, 820 आ गया सम। इसका सम कितना आ गया 2016 के लिए? 910। और इसके लिए सम कितना आ गया? 6 and 30, 630 आ गया इसके लिए, है ना। तो इस तरह सम फंक्शन क्या होता है? कॉलम वाइज हो गया x इज इक्वल टू 0 के लिए, और x इज इक्वल टू 1 के लिए ये इंडेक्स वाइज हमें डेटा दे देता है। यानी कि Q1 में जब इसको सम करेंगे तो हमें 410 मिलेगा, इस वाले रो के लिए 550, फिर 900 और ये फिर लास्ट वाला 500। तो इस तरह से सम फंक्शन काम करता है।
Now let's see very important function, that is the quantile. Okay, क्वांटाइल फंक्शन के लिए उसका वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए मैं अलग से अभी मेथड भी बता दूंगी कैसे हम लोग वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और वेरीफाई करेंगे कि हमारा जो आउटपुट आया है, जो वैल्यू आया है, वो सही है कि नहीं। अभी जो लेटेस्ट सीबीएसई सैम्पल पेपर आए हैं आईपी के लिए, उसमें भी एक क्वेश्चन है जिसमें एक डेटा सेट दिया हुआ रहेगा जिसका हमें क्वांटाइल 0.25 और 0.75 के लिए निकालना होगा या फिर 0.50 के लिए, तो मैं सब बता दूंगी। फिलहाल क्वांटाइल फंक्शन वर्क कैसा है, कैसे करता है, ये मैं एक आपको बता दूं। इसमें हो गया आपको np.quantile, आपको बताना होगा जिस डेटा फ्रेम पे वर्क करें वो आपको कॉमा से पहले विद इन पैरामीटर आपको एक डेटा फ्रेम का नाम देना होगा, किसका हमें क्वांटाइल निकालना है और क्वांटाइल का क्यू का वैल्यू कितने इतने परसेंट पे हमें निकालना है, 0.25 पे, 0.5 पे, 0.75 और 1 पे। एक्चुअली क्वांटाइल होता है क्या, इसको समझ लेते हैं। क्वांटाइल होता है जैसे कोई पार्टिकुलर सेट दिया हुआ आपके पास, मान लीजिए 8 to 10 नंबर्स आपके पास दिए हुए हैं, तो कोई जैसे 50 अगर हम बोले 0.5 यानी कि 50%, तो 50 यानी कि सेंटर जो मीडियन वैल्यू होता है उस पार्टिकुलर डेटा सेट का, तो हमें ये ध्यान रखना है वो डेटा सेट को पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, उसके बाद जो सेंटर मिडिल पे जो वैल्यू होगी वो हो गया उसका मीडियन। तो 50% क्वांटाइल कहता है ये जो पार्टिकुलर मान लीजिए मीडियन का वैल्यू आया, जो भी आया वो वैल्यू से 50% डेटा क्या है लेफ्ट साइड में है और 50% डेटा क्या है राइट साइड में। सिमिलरली अगर हमको 25% क्वांटाइल निकाल रहा है, इसका मतलब ये जो 25% क्वांटाइल निकालने पे जो वैल्यू जनरेट हुआ उस वैल्यू से 25% डेटा लेफ्ट साइड में है डेटा सेट्स में और 75% डेटा किधर है वो राइट साइड में उस पर्टिकुलर वैल्यू से। तो ये जो हम दिए Q इक्वल्स, ये जो 4 वैल्यू हमने जो परसेंटेज दे दिया लिस्ट के अंदर, ये हमें 4 डिफरेंट वैल्यूज प्रोवाइड करेंगे और वही वैल्यू बताएंगे कि डेटा सेट हमारा किससे परसेंटेज कितना लेफ्ट में है या फिर राइट में है। अभी आपको ऐसे थोड़ा सा नहीं समझ में आ रहा होगा, मैं एक एग्जांपल देके आपको अच्छे से समझाती हूँ, उसके बाद एग्जांपल समझने के बाद हम लोग इस डेटा फ्रेम पे भी वर्क करेंगे। ओके, लेट्स सी द सिंपल एग्जांपल फर्स्ट। सो एक काम करते हैं, जितना कहें तो इसको रन करवा दें, दिखा दें आपको, उसके बाद फिर हम लोग सिंपल कैलकुलेशन भी कर लेंगे। ठीक है, अच्छा ये हमने नॉन वैल्यू लिया है ना, इसलिए ये आ रहा है। नॉन वैल्यू हमें हटाना पड़ेगा पहले, मैंने यहाँ नॉन वैल्यू हटा दिया है, 100 डाल दिया है जो हमारा पहले था। अब इसको हम लोग रन करवाते हैं वापस से। ये देखिए हमारा ये है क्वांटाइल का वैल्यू, ये हो गया 0.25 पे 147। कहने का मतलब, ठीक है, तो ये हमने अभी क्या दिया x इज इक्वल टू 0 पे, यानी कि 2015 कॉलम के लिए 25% कहाँ पे आ रहा है मेरा 147.5 पे, यानी कि इस पार्टिकुलर कॉलम में ये जो हमारा जो डेटा सेट है 120, 200, 200 और 300, इसमें हमारा क्या है 147.5, ये जो वैल्यू है इससे 25% डेटा लेफ्ट साइड में यानी कि 120 ये आ गया इस साइड। तो आपको इसकी जगह मैं अभी एक सिंपल सा एक छोटा सा डेटा सेट लेकर बताती हूँ ताकि आप इसको इजीली समझ पाएं। ओके, चलिए यहीं पे हम लोग एक सीरीज ले लेते हैं और फिर उसको बना लेते हैं। जैसे सपोज के इक्वल्स हम ले लेते हैं mp.cries, सीरीज से हम क्या कर सकते हैं एक सीरीज बना, जैसे हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, आपको अच्छा सैम्पल पेपर में एक एग्जाम्पल था वही मैं ले लेती हूँ 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। ठीक है, ये हमारा एक सीरीज हो गया। अच्छा इंपोर्ट नंपाई भी तो करना होगा ना, अभी हम इंटरप्रेटर मोड में है ना। इंपोर्ट इंटरेक्टिव मोड जिसको कहा जाता है, इंपोर्ट नंपाई एज np, ये कर लेते हैं और उसके बाद इसलिए ये np आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा था, उसके बाद हम लोग इसको यहाँ रन करवा लेते हैं। ओके, अभी भी नहीं आ रहा है, देखिए मैंने क्या एक सिली मिस्टेक किया है,
सीरीज का एस कैपिटल होता है ना, जिस तरह डेटा फ्रेम का डी कैपिटल होता है, ध्यान रखेंगे आप लोग भी। ओके, अब इसको हम रन करवाते हैं। अगेन इट इज हैविंग प्रॉब्लम, लेट मी चेक। इंपोर्ट पांडास एज पीडी, ये भी तो लिखना है, इंपोर्ट पांडास एज पीडी, पहले ये लिखा मैंने, फिर इंपोर्ट numpy एज np ये दिया मैंने, उसके बाद मैं दूंगी ये कैपिटल एस वाला, कंट्रोल सी। अब तो बन जाओ। numpy का नहीं, ये तो पांडा का फंक्शन है, सीरीज और डेटा फ्रेम। वेल देखिए, ये हमारा अब क्रिएट हो गया। अब हम लोग देख लेते हैं, ये हमारा एक सीरीज बन गया। सपोज इधर का जो प्रीवियस 2-3 एरर आए इसको भी आप साइड करिए, इस पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए। ये हमारा एक सीरीज है, ये हमारा समझिए डेटा फ्रेम है। अब ये इसी वैल्यू पे हमें वर्क करना है, ठीक है। तो जैसे ये हमारा बन गया 2, 4, 6, 8, इसके बगल में देखिए आपका क्या है, इसका इंडेक्स आ गया 0, 1, 2, 3। ये हमारा सीरीज हमने पढ़ा था, तो याद होगा आपको, सीरीज में डेटा के साथ इस साइड में लेफ्ट साइड में क्या रहता है, इंडेक्स रहता है। अब इस पे जब हम लोग को क्वांटाइल के लिए हमें 50% वगैरह निकालने होंगे, 50%, 75%, तो सिंपल सा एक मेथड है, वो इजीली आप सभी पे एप्लीकेबल है। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ टोटल नंबर ऑफ डेटा सेट्स कितने हैं, डेटा सेट्स तो एक ही है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एलिमेंट्स हैं। तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, 7 में एक माइनस करना होगा, यानी कि n-1 करना होगा। तो 7 में n-1 किए तो क्या हो गया, 6 हो गया। 6 इंटू, अब आपको क्या करना है, 6 इंटू, सपोज हमको 25% पे चाहिए, ठीक है, तो 6 इंटू 0.25, ठीक है। इसको हम लोग क्या करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा, इंटरप्रेस कीजिए, आपको आ गया 1.5। तो ये 1.5 क्या है, पोजीशन है, यानी कि फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट इंडेक्स का एलिमेंट नहीं और ना ही सेकंड इंडेक्स का एलिमेंट, दोनों के बीच का एलिमेंट। तो अब आप ध्यान से देखिए, 0 इंडेक्स में हमारे पास 2 है, फर्स्ट इंडेक्स पे क्या है, 4 है, ठीक है। तो फर्स्ट इंडेक्स का एलिमेंट 4, और ये जो 2 के पहले 1.5 है, तो 1 और 2 के बीच में जो एक एलिमेंट होगा वो हमारा 25% क्वांटाइल, वही वो वैल्यू होगा। तो लेकिन हमारे पास तो 1.5 करके तो कोई इंडेक्स है नहीं, दैट मीन्स कि इसका 50% वैल्यू और इसका 50% वैल्यू, दोनों को हम सम कर देंगे तो हमारा ये 25% कैलकुलेट हो जाएगा। तो हम वो ऐसे कैलकुलेट करते हैं। तो फर्स्ट इंडेक्स पे कौन सा वैल्यू है हमारा, फर्स्ट वाले पे है 4, तो हम लोग लिखेंगे 0.50 इंटू, यानी कि 50% ऑफ 4, इसके साथ हम लोग को ऐड करना पड़ेगा फिर से 0.50 50% ऑफ 6, ठीक है, इसको ऐड कर दिए, हो गया 5, यानी कि 25% वैल्यू क्या है हमारा, 25, 0.25 क्वांटाइल पे देखेंगे तो इस पर्टिकुलर डेटा सेट का वैल्यू क्या आ जाएगा, 5 आएगा, ठीक है। सपोज मान लीजिए जैसे मीडियन, 50% तो मीडियन होता है, तो सिंपली मीडियन क्या है, मीडियन तो सेंटर वाला वैल्यू है, हम लोग जानते हैं ये अरेंज्ड हो गया, ये अरेंज्ड डेटा है, 1, 2, 3, 4, फोर्थ एलिमेंट ऐसा एलिमेंट है जो कि मिडिल में है, इससे पहले भी 3 एलिमेंट्स है, इसके बाद भी 3 एलिमेंट्स है। मीडियन बहुत सिंपल होता है और नंबर के केस में निकालना, और इवन नंबर के केस में क्या करना है, दोनों नंबर सेंटर वाले नंबर को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देना है, तो ये हमारा मीडियन निकल जाता है। मीडियन का ज्यादा इशू नहीं है, मेन है 25% और 75% कैलकुलेट करने का। तो अब देखिए, जैसे 25% हमने कैलकुलेट किया, वैसे ही हम लोग पोजीशन, इससे क्या मिला हमें, पोजीशन मिला एलिमेंट का, वैसे ही हमको 75% के लिए भी। तो फिर नंबर ऑफ एलिमेंट्स -1, नंबर ऑफ एलिमेंट्स 7 थे तो 6 हो गया हमारा, -1 किया तो इंटू 0.75 हम देंगे, ठीक है। अब ये आया हमारा 4.5, यानी कि फोर्थ एलिमेंट जो है उसके बाद और फिफ्थ एलिमेंट के पहले, यानी कि 4 और 5 के बीच में ही हमारा 25% वाला क्वांटाइल का वैल्यू रहेगा। तो इस केस में भी हमें क्या करना होगा, 4.5 है तो 50% इधर है वैल्यू और 50% उधर है, 4 के बाद है 50% और 5 के पहले 50%, यानी कि फिर हमें क्या करना पड़ेगा, वही पॉइंट, हम लोग को 0.50 इंटू कौन सा वैल्यू है हमारा 4 पे, 10 है, तो 10 इसके साथ हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 0.50 इंटू 10 का 5 वाले पोजीशन पे क्या है, 12 है, तो ये रहा 12, दोनों को सम कर, यानी कि 11। तो आपका 75% पे क्या आएगा, 11 आएगा, और ये इस पे क्या आएगा, 5 आएगा, ठीक है। और
अब अगर हम चाहें कि इसी को क्वांटाइल फंक्शन के थ्रू यूज करें तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं, प्रिंट k डॉट QUANTILE। अब देखिए जैसे हमने इस पे 25% और सही है कि नहीं इसको हमने चेक किया, कंट्रोल C। अभी मैंने रन कराया था इसको, फिर से मैं इसको रन करा रही हूँ। क्या करना पड़ेगा, k डॉट क्वांटाइल, यानी k हमारा ये डेटा सीरीज आ गया, इसका क्वांटाइल हमने 2 वैल्यू पे चेक कर लिया। ऐसे 4 वैल्यू पैरामीटर होता है, 2 वैल्यू हमने जो अभी 2 कैलकुलेट के दोनों सही आ रहा है कि नहीं, तो 0.25 पे 0.75 पे, तो 0.25 पे 5 आ गया वैल्यू और 0.75 पे 11 आ गया। ये तो हमने अभी भी कैलकुलेट किया था। तो इस तरह से क्वांटाइल कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, एक और मैं छोटा सा एक एग्जांपल दूंगी क्वांटाइल के लिए, इसलिए क्योंकि जैसे ये तो 50% पे आ गया ना 0.5 पे, जब आपको 0.75 या फिर 0.25 इस तरह का डेटा रहेगा, ठीक है, उस समय आपको कैसे करना है काम वो मैं बता देती हूँ। एक मैं फिर से सीरीज को इसको कॉपी कर लेती हूँ और उसके बाद थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, कंट्रोल C, इवन नंबर का, जैसे इसमें ऑड नंबर था, ऑड नंबर के वैल्यू थे डेटा सेट में, इवन नंबर का मैं लास्ट वाले 14 को हटा देती हूँ। ओके, तो इस केस में हमारा मीडियन क्या हो गया, मीडियन यानी कि 50% बहुत इजी है, ये सेंटर वाला जो दोनों वैल्यू है दोनों को सम करके 2 से डिवाइड, यानी कि 7, 6 + 8 14 डिवाइडेड बाई 2, 7 हमारा मीडियन है, ये तो इजी निकल गया। अब हमें 0.25 और 0.75 कैलकुलेट करना है, उसके लिए मैं आपको बताती हूँ। जैसे अब ये हमारा सीरीज कैसा दिख रहा है, ये ऐसा दिख रहा है, सेम वही फॉर्मूला हम यूज करेंगे। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज 6, 6 - 1 दैट इज 5, 5 को मल्टीप्लाई करेंगे हमको 0.25 के लिए चाहिए, तो लिखेंगे 0.25 मल्टीप्लाई किए, हमें क्या मिल गया 1.25, यानी कि फर्स्ट पोजीशन से, ठीक है, और 2 फर्स्ट पोजीशन है, फर्स्ट पोजीशन पे 4 है और 2 के पहले। अब हमें ध्यान देखना 1.25 यानी कि 1 की तरफ 25% है, माने 1 से ये ज्यादा क्लोज है। ये जो वैल्यू जो भी 1 और 2 के बीच में जो वैल्यू है जो हमारा 25% बनेगा, 1 के तरफ क्या है, ये ज्यादा क्लोज है और 2 से थोड़ा दूर है। 2 के और इसके बीच में देखिए 0.75 का डिफरेंस है। तो हमें कैसे कैलकुलेशन करना हो, जैसे 50 था तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, 0.50 कैलकुलेट, जैसे यहाँ पे हमने कर दिया, देखिए 0.50 से कैलकुलेट कर दिया ऊपर वाले एग्जाम्पल, 0.50 से कहीं कोई इश्यू नहीं है। लेकिन जब 0.25 आया, इसका मतलब हमको क्या करना है, 1 पोजीशन वाले जो एलिमेंट है उसकी तरफ ज्यादा वो क्लोज है, नजदीक है, तो इधर 75 लेना है। तो 0.75 इंटू 1 पोजीशन पे क्या है 4 है, 4 लेंगे, प्लस 0.25 इंटू 2 पोजीशन वाले पे क्या है 6 है, 6। अब प्रेस करेंगे, ये हमारा आ गया वैल्यू हमने, ये वैल्यू हमें लेना था ना 4 और 5 का, हमने ये इंडेक्स ले लिया। अभी इसको थोड़ा सा करेक्ट करते हैं, 0.75 इंटू 4 पोजीशन पे कौन सा वैल्यू है 10 है, 10 प्लस 5th पोजीशन पे अभी हमें क्या करना है 0.25 यानी कि 0.25 को मल्टीप्लाई करना है हमें 5th पोजीशन वाले, कहाँ गया, एक मिनट, ये 4.5, ये हमारा तो 25% तो आ ही गया, मुझे लगा कुछ गड़बड़ हो गया शायद, नहीं तो ये तो हमारा सही है ना, 4 वैल्यू तो है ही, 1 इंडेक्स पे 1.25 हमको चाहिए था, 1 और 2 के बीच का एलिमेंट, तो 4.5 मिल गया हमें, ये 25% ये हुआ। ठीक है, अब हमको निकालना है 75% वाले क्वांटाइल पे, तो 75% वाले क्वांटाइल पे तो हमारे एलिमेंट का संख्या कितना है 5 है, 5 लिखेंगे इनटू, ठीक है 5 लिखेंगे इनटू 0.75, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई किए, अब आया 3.75, यानी कि 3 पोजीशन पे जो एलिमेंट है वो और 4 के बीच का एलिमेंट हमको चाहिए। 3.75 कहाँ पर रहा है 3 और 4 के बीच में, तो 3 पे क्या है 8 है, 4 पे क्या है 10 है, तो 8 और 10 के बीच में ही हमारा क्वांटाइल 75% आएगा। तब ध्यान देना है 3.73 से ये दूर है और 4 से नजदीक है, 0.75 है तो 4 के ज्यादा करीब है। इस केस में हमको क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 पोजीशन वाले पे जो एलिमेंट है, यानी कि 8
यहाँ पे हम लिखेंगे 8 इंटू, यानी 3 पोजीशन वाले, इससे वो क्या है, दूर है, उससे नजदीक है, ठीक है। 8 इंटू 25 करेंगे, 0.25 प्लस फोर्थ पोजीशन पे क्या है, 10 है, 10 इंटू 0.75 यानी कि 9.5। तो हमारा इस पार्टिकुलर डेटा सेट के लिए 9.5 हो गया हमारा 25% क्वांटाइल, 4.5 हो गया 25% क्वांटाइल, और मीडियन हमने तो कैलकुलेट किया था 7, तो 7 आ गया। अब हम एक काम करते हैं, अब हम लोग क्वांटाइल फंक्शन के थ्रू इसको चेक कर लेते हैं कि क्या जो हमने अभी मैन्युअली कैलकुलेट किया वो सही है। जैसे देखिए अब यहाँ पे हम मीडियन तो ऐसे ही निकल गया था, देखिए 4.5 आ गया ना जो हमने कैलकुलेट किया यहाँ पे, और ये आ गया 9.5 जो यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया, और मीडियन तो वही आएगा, मीडियन में तो कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है। मीडियन सेंटर वाला वैल्यू वो आप चेक कर सकते हैं, यहाँ कॉमा के बाद डाल दीजिए 0.50 और कॉमा, इसको कर दीजिए, तो मीडियन हमारा बीच का ये 7.0 आ गया, क्योंकि मीडियन क्या था 6 और 8, ये सेंटर वाले दोनों वैल्यू थे। तो इस तरह हम लोग क्वांटाइल फंक्शन, तो यही क्वांटाइल फंक्शन यूज हमारा हुआ है, और तब हमारा ये आउटपुट जो सबसे पहले आया था, ये 2015 में जब 4 डेटा सेट पे काम किए तो हमारा 2 और 2, ये मीडियन हमारा क्या आ गया, ठीक है, 4 डेटा सेट के लिए बीच में मीडियन हमारा आ गया, इसका सेंटर वैल्यू निकालेंगे 120, फिर 200, फिर 200 और 300 डिवाइड करके, 2 से करके डिवाइड करके नहीं, उस हिसाब से ये आपको क्या करता है, क्वांटाइल के सारे डेटा देते हैं। जैसे ये आपका 25% है, ठीक है, 25% पे ये रहेगा, 50% पे यहाँ ये है, फिर ये हो गया आपको 75% पे, और ये आपका हो गया 100%, यानी कि सबसे मैक्सिमम वैल्यू। तो इस तरह से आपका क्वांटाइल फंक्शन वर्क करता है, ठीक है। अभी तक हम लोगों ने ये तो देख लिया। अब यही फंक्शंस, जो भी फंक्शंस हमने लिए हैं, ये फंक्शंस हम लोग किसी पार्टिकुलर रो और कॉलम पे भी कर सकते, कोई भी फंक्शन। इसलिए मैं एक ही 2 एग्जांपल बता देती हूँ ताकि हम लोग ज़्यादा ना करना पड़े हमें, हम लोग कर लेते हैं। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, ठीक है, और मैं बता देती हूँ। अप्लाइंग फंक्शंस ऑन अ सबसेट ऑफ, ये देखिए हमारा ये शुरू से, ये हमारा डेटा फ्रेम हो गया, उसके बाद हम लोग इस पे आ जाते हैं, ठीक है, और यहाँ के 2 फंक्शन हमने पूरा बस यही ध्यान रखना है, हमें क्या देना है, जब सिंगल कॉलम पे करना है तो कॉलम का नाम देना होगा, यहाँ किस कॉलम पे आपको परफॉर्म करना है, फंक्शन के नाम के पहले हमको स्क्वायर ब्रैकेट में कॉलम का नाम देना होगा। बस 5 मिनट और लगेंगे, फिर ये सारे फंक्शंस हम लोग देख लिए। फंक्शंस वैसे ही वर्क करेंगे जैसे मैंने अभी होल डेटा फ्रेम पे वर्क करके दिखाया, सारे फंक्शंस का काम वही है, टास्क वही है। अब ये सिर्फ सिंगल कॉलम पे वर्क करेगा, क्योंकि हमें कहा गया है सिंगल कॉलम पे चेक करने के लिए, वैसे ही अप्लाई करना है, ठीक है। तो एक ही कॉलम 2016, तो सिर्फ ये क्या किया, 2016 के लिए हमको मीन और मैक्स वैल्यू दे दिया। तो मीन क्या है 140 है, मैक्सिमम क्या है हमारे पास, तो मैक्स नहीं, हमने मीन और सम यूज किया है यहाँ पे, तो मीन हो गया 140 और सम हो गया 910, ठीक है। ये सिंगल कॉलम की बात हो गई। अब हमें मान लीजिए सिंगल कॉलम पे नहीं, हमें 2 या 3 कॉलम पे अप्लाई करना है, तो दोनों तीनों कॉलम को आप क्या करिएगा, कॉमा से सेपरेट करके देखेंगे। बस ये सिंटेक्स में हमें ध्यान रखना है, कॉमा से सेपरेट करके लिस्ट के अंदर हम वो कॉलम के नाम देंगे, 2016, 2017 इसका मैक्स चाहिए, और फिर इसी का हमें सब चाहिए, ठीक है। तो ये 2 कॉलम का निकालेगा, तो इसे कहेंगे हम लोग फंक्शंस ऑन मल्टीपल कॉलम ऑफ ए डेटा फ्रेम। ठीक है, तो देखिए 2016 के लिए निकला सम, 2017 के लिए सम निकला। यहाँ पे 2016 के लिए मैक्सिमम वैल्यू निकला, देखिए 16 में क्या है मैक्सिमम वैल्यू 400, और 17 में क्या है मैक्सिमम वैल्यू 300। इसके लिए हो गया। तो सिंगल कॉलम हो गए, मल्टीपल कॉलम्स हो गए। अब हम लोग सिंगल रो और फिर मल्टीपल रोज के लिए देख लेते हैं, ज्यादा नहीं है, ठीक है। जैसे सिंगल रो, जैसे क्वार्टर, QTR रो के लिए,
तो Q2 नेम ऑफ द इंडेक्स देंगे और कॉमा सिर्फ कोलोन पास करेंगे, यानी कि इस क्वार्टर के सारे हमें कॉलम्स चाहिए, ठीक है ना। वो पार्टिकुलर क्वार्टर हमने लिया, क्वार्टर 1 के सारे कॉलम्स चाहिए, यानी कि वो पूरा पार्टिकुलर रो, उसके लिए आउटपुट देगा। काफी लेंथी टॉपिक हो गया ये, बट आई होप आप लोग को समझ में आ रहा हो। जैसे देखिए क्वार्टर 1 के लिए इसने क्या किया, 150 ये जनरेट किया वैल्यू, है ना, मैक्सिमम वैल्यू। तो ये हो गया आपका सिंगल रो पे। अब आपको चाहिए मल्टीपल रो पे, तो मल्टीपल रो के लिए आपको पता ही है एलओसी फंक्शन। एलओसी फंक्शन के बाद विद इन ब्रैकेट हम लोग क्या दे देते हैं, ये बता दिए कि कहाँ से कहाँ तक रो लेना है। तो क्वार्टर 2 से लेकर क्वार्टर 3 तक का रो, हमारे पास 4 क्वार्टर अवेलेबल है, 1 2 3 4, लेकिन हमें लेना है क्या, क्वार्टर 2 से लेकर के क्वार्टर 3 तक, और कॉमा के बाद हमने कोलोन दिया, यानी कि रोज हमें, कॉलम्स हमें दोनों कवर करने हैं, उन दोनों रोज के सारे कॉलम्स हमें कवर करने हैं, है ना। सेम वही सिंटेक्स है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए इन दोनों रोज के सारे कॉलम्स को कवर करते हुए 2015 के अंदर क्या आ गया, आपका फंक्शन है हमारा मैक्स। 2015 में क्या है, 200 मैक्स है ना। इसमें क्या है, 16 में 400 और 17 में 300 मैक्स है, ठीक है। तो ये हो गया आपको किसी पार्टिकुलर रेंज ऑफ रोज के लिए। और फाइनली ये लास्ट वाला फंक्शन जो हम किसी पार्टिकुलर सबसेट ऑफ डेटा फ्रेम के लिए हम लोग यूज करेंगे। सबसेट ऑफ डेटा फ्रेम जिसमें हम लोग रो और कॉलम दोनों बताएंगे कि हमें रो लेना है क्वार्टर 2 क्वार्टर 3, और कॉलम्स में हमें सिर्फ 17 और 18 का ही मैक्स चाहिए। उस केस में आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, तो पार्टिकुलर रो क्वार्टर 2 और क्वार्टर 3 तो चाहिए था, उसमें भी हमको 16 और 17, तो 16 और 17 में तो क्वार्टर 2 के सामने हमको क्वार्टर 2 और 16 और 17 के अंदर हमको देखना है मैक्स। तो हमको किसमें मैक्स कहाँ मिला, हमको 2017 के है 300, ये हमको क्या मिला, मैक्स मिल गया। यानी कि इन चारों वैल्यू के अंदर मैक्सिमम कहाँ गया, 2000, एक मिनट, क्वार्टर 17 to 18 है, और हमारे पास डेटा है 15, 16 और 17। 18 तो है ही नहीं, यानी कि सिर्फ 17 का ही इसको डेटा मिला। इसको हम थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं यहाँ पे, तो आपको कंपेयर करना ज़्यादा सही होगा। 16 और 17 के बीच ले लेते हैं, तो वहाँ तो सिर्फ एक ही था अवेलेबल, 16 और 17 के बीच ले लेते हैं, तो फिर वो ज़्यादा सही रहेगा। देखिए ये यहाँ एक ही वैल्यू दिया है, अभी फिर यहाँ पे दो वैल्यू देगा। एक ही वैल्यू दिया क्यों, क्योंकि केवल 2017 अवेलेबल था, 18 तो था नहीं हमारे पास कॉलम, कोई भी कॉलम ऐसा जो 2018 हो, इसलिए वो उसके लिए वैल्यू नहीं दिया। अब हम लोग यहाँ पे क्या किया, हमने मॉडिफाई किया है थोड़ा सा कोड 16 और 17 के लिए, तो हमें 16 कॉलम और 17 कॉलम दोनों कॉलम के लिए दो डिफरेंट वैल्यू मिलेंगे। देखिए 16 के लिए 400 मिल गया, 17 के लिए 300, और ये किस रो को सिर्फ देखना है, इस पार्टिकुलर दोनों रो को। रो में हमारा बाउंडेशन हो गया कि क्वार्टर 2 से क्वार्टर 3 तक चलिए, और कॉलम में बाउंडेशन हो गया 16 और 17 के लिए, ठीक है। तो इस तरह हमारा सबसेट ऑफ डेटा फ्रेम के ऊपर भी हम लोग कर सकते हैं। इन दिस वे यू जस्ट हैव सीन कि कैसे हम लोग ये डिस्क्रिप्टिव ये सारे फंक्शंस यूज किए, मीन मैक्स मीडियन ये सब, और हम लोगों ने दीज फंक्शंस को हम लोगों ने अप्लाई भी किया सिंगल कॉलम, मल्टीपल कॉलम, सिंगल रो, रेंज ऑफ रोज और सबसेट ऑफ डेटा फ्रेम। आई होप आपको ये जरूर समझ में आया होगा। थैंक यू।